हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का ये वीडियो अपने महासीरीज का पार्ट 8 होने वाला है बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने 7 पार्ट देख रखे हैं। महासीरीज क्या है तो 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव सवालों का, जो कि VBI ऑब्जेक्टिव कहना ज़्यादा बेहतर होगा, एक लंबी सी सीरीज़ है जिसका पार्ट बाय पार्ट हम लोग डेली लेकर के आ रहे हैं। तो आज के इस पार्ट में हम लोग भौतिक विज्ञान यानी कि फ़िज़िक्स देखने वाले हैं। 20 सवाल हैं इनमें से। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग 20 के 20 सवालों को अभी के अभी याद करके जाएंगे यहाँ से। या तो हो सकता है कि इसमें से मतलब लगभग 20 आपको याद ही हो, है ना बच्चों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है आप लोगों के सामने कि गोलीय दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन m जो है उसके लिए निम्नलिखित में कौन सा फॉर्मूला सही है। गोलीय दर्पण के लिए उत्पन्न आवर्धन m निम्न में से कौन सही है। m = v/u होता है, m = माइनस का v/u होता है। देखो बच्चे, जब इस तरीके का m = फॉर्मूला पूछे ना तो आपको ध्यान ये देना है कि ये वाला चीज़ क्या है, ये दर्पण है या लेंस है। अगर ये दर्पण है तो फिर माइनस में v/u होता है, ठीक है ना बच्चे। हाँ, और दूसरा सवाल है कि गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन है। जैसे ही लेंस बोला ना तो वो माइनस साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। तो इस बार आंसर हो जाएगा m = v/u। ओके, अगला सवाल है बच्चों आप लोगों के सामने कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, जो कि पॉजिटिव बाई एक्सिस होता है, मापी जाने वाली दूरियां क्या होती है। धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये अपना क्या हो गया, ये एक दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। थोड़ा सा खराब हो गया मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। तो इससे ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर बोला जा रहा है। तो इस दूरी को हम लोग जब मापते हैं तो किस में मापते हैं, पॉजिटिव मापते हैं, है ना, प्लस में मापते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों कि इसका हो जाएगा धनात्मक। ओके, अगला सवाल है आप लोगों के सामने कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर यानी कि माइनस वाला बाई अक्ष की ओर मापे जाने वाली जो दूरियां हैं वो कौन सी होती है। धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, A और B दोनों होता है। तो ऊपर वाले को अगर हमने धनात्मक कहा है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है बच्चों आप लोगों के सामने कि जब नेत्र की पश्चमाभी पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी पश्चमाभी पेशियां शिथिल होती है तो नेत्र लेंस पतला हो जाता है। कई बार ये भी पूछता है कि पतला हो जाता है या मोटा हो जाता है। तो नेत्र लेंस हो जाता है पतला, और जब नेत्र लेंस हो जाएगा पतला तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ओके, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल है बच्चे आप लोगों के सामने कि जब नेत्र लेंस की पश्चमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो फिर वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो घट जाएगी, है ना। हाँ जी, जब शिथिल होती है तो बढ़ जाता है, तो सिकुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, वो घाट लिखा हुआ है, एक्चुअली वो घट है ना। अगला सवाल है बच्चों कि नेत्र का मतलब कि क्रिस्टलीय लेंस अगर दूधिया हो जाए और धुंधला हो जाए तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं। मतलब कि एक तो बीमारी आ गया, तो कौन सी बीमारी है, अब बिंदुकता है, मोतियाबिंद है, निकट दृष्टि दोष है, या दीर्घ दृष्टि दोष है। तो ये वाली जो स्थिति है ना, ये मोतियाबिंद कहलाती है। ओके, अगला सवाल है बच्चे आप लोगों के सामने कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का, उत्तल का, द्विफोक्सी का, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, और इस सवाल का सही जवाब है बच्चों अवतल लेंस। ओके, हाँ जी। अगला सवाल है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की जानकारी हमें किस यंत्र से प्राप्त होती है। इलेक्ट्रिक मीटर से, वोल्ट मीटर से, गैल्वेनोमीटर से, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी यंत्र में मतलब किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की जानकारी जो है ना वो हमें इलेक्ट्रोस्कोप से प्राप्त होता है बच्चों। उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। याद रखिएगा आप लोग। अब ये वाला ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप। याद रखना है आप लोगों को। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रोस्कोप होना चाहिए था। अगला सवाल है बच्चों कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। ये सवाल बिल्कुल आता है एग्जाम में।
किस लिए आता है? ताकि जो नालायक बच्चे हैं वो भी पास हो जाएं, है ना जी। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चे? एम्पियर होता है। अगला सवाल है कि विद्युत धारा का 1 मिली एम्पियर निम्न में से कौन है? कितने एम्पियर को 1 मिली एम्पियर कहा जाता है, ये पूछना चाह रहा है। 10 का पावर -1 एम्पियर, 10 का पावर -2 एम्पियर, 10 का पावर -3 एम्पियर या 10 का पावर -6 एम्पियर। तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर -3 एम्पियर को 1 मिली एम्पियर कहा जाता है। अगला सवाल आप लोगों के सामने कि विद्युत धारा का 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? तो 10 का पावर -6 को माइक्रो कहा जाता है, तो कहीं पे है, हाँ जी, ऑप्शन बी है। 10 का पावर -6 एम्पियर को 1 माइक्रो एम्पियर हम लोग कहते हैं। सवाल अगला है बच्चों कि चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? विजातीय ध्रुव का मतलब क्या होता है? ये रहा चुंबक, अगर इसका नॉर्थ है और ये रहा चुंबक, इसका साउथ है, तो दोनों के बीच में क्या बल लगेगा? तो नॉर्थ और साउथ विजातीय हैं तो उनके बीच बल लगेगा आकर्षण, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। अगला सवाल है बच्चों कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, और बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है बच्चों? उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर चुंबक के बाहर बोलता ना तो ये उत्तर से दक्षिण होता। चुंबक के बाहर क्या होता बच्चों? उत्तर से दक्षिण होता, ठीक। लेकिन जैसे ही चुंबक के भीतर बोल दिया है ना, तो ये रहा चुंबक, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। बाहर बाहर तो ये ऐसे चलता है, लेकिन अंदर अंदर ऐसे चलता है, यानी दक्षिण से उत्तर चलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में नीचे 4 बातें लिखी गई हैं, कौन सी बात सत्य है? पहला जो बात है वो ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। ये बात सत्य है क्या? लगता है कि सत्य है, लेकिन ये सत्य है नहीं। क्यों सत्य नहीं है बच्चों? ये कहा जा रहा है कि ये है चुंबक, यहाँ से उत्तर ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त हो जाता है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये समाप्त नहीं होता, बल्कि यहाँ से भी ये चलते रहता है अंदर अंदर, है ना। अगर बोलता कि दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करता है तो फिर ये सत्य हो जाता, लेकिन बोल रहा है कि दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाता है। विलीन का मतलब होता है समाप्त होना, तो ये समाप्त थोड़े ना हो रहा है भाई, समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिण ध्रुव से प्रकट होती हैं, यही वाला बात गलत है, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, दक्षिणी ध्रुव से तो कभी प्रकट ही नहीं होती। तीसरा जो ऑप्शन है बच्चे वो ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। ये रहा चुंबक, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ऐसे गोल अंदर से भी मिलता है। देखो एक बंद वक्र बना ना, हाँ ये बंद वक्र बनाती है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है कि किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होता है? एक समान होता है, असमान होता है, शून्य होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा बच्चों? एक समान होता है। अगला सवाल है आप लोगों के सामने कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? प्राकृतिक गैस ऊर्जा का अनवीकरणीय है, हाँ जी। दूसरा है बायोगैस, तीसरा है पवन ऊर्जा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अनवीकरणीय कौन है बच्चे? जो खत्म हो जाए, है ना, एक बार इस्तेमाल के बाद। तो प्राकृतिक गैस ही वो ऊर्जा स्रोत है जो इनमें से कम अनवीकरणीय है। बायोगैस फिर से मिल जाएगा, पवन ऊर्जा हमेशा के लिए है बच्चे, है ना। तो प्राकृतिक गैस जो है वो अनवीकरणीय है। अगला सवाल आप लोगों के सामने 18वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। सवाल है कि निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी कि जिस ऊर्जा स्रोत का हमारे बाप दादा इस्तेमाल किया करते थे वो वाला ऊर्जा स्रोत कौन है ना। तो पेट्रोलियम है, पवन ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, बायोगैस है। तो ये जो पवन ऊर्जा है वो आज का है, नाभिकीय ऊर्जा भी आज का है, बायोगैस भी हम लोगों ने नया ही ईजाद किया है। तो ये पेट्रोलियम ही है जो सदियों से चला आ रहा है ना बच्चे। हाँ, बाप दादा का मतलब ये नहीं कि आपके पिताजी, बाप दादा का मतलब कि हमारे पूर्वज। हाँ जी, तो वो कौन है बच्चे? पेट्रोलियम। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, मतलब कि जिसका इस्तेमाल हमारे पूर्वज नहीं किया करते थे वो। तो कौन है बच्चे? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। किसका? तो कोयला का भी करते थे, प्राकृतिक गैस भी सदियों पुराना है, पेट्रोलियम भी तो बहुत पुराना ही है। सौर ऊर्जा ये हम लोगों ने लेटेस्ट निकाला है, जब से सिलिकॉन का ये हुआ आविष्कार हुआ तब जाकर के सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना हम लोगों ने सीखा। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन हो गया बच्चों? सौर ऊर्जा हो गया। अगला सवाल है कि नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है? नाभिकीय ऊर्जा अगर प्राप्त करना है तो किस प्रकार उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन से होती है, नाभिकीय विखंडन से होती है, या नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं?
नाभिकीय संलयन का मतलब होता है दो नाभिक आपस में जुड़ जाए। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है कोई एक नाभिक टूट करके दो या दो से अधिक नाभिकों में विभक्त हो जाए। ठीक है, तो कैसे होता है? तो दोनों ही तरीके से होता है। नाभिकीय विखंडन होने से भी नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है और नाभिकीय संलयन होने से भी नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है। अब आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है कि नाभिकीय संलयन कहाँ होता है ना बच्चे। अब ये 20 सवाल हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मार्क्स आए होंगे कम से कम 90/20। अगर इससे कम आ रहा है बच्चों तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखना है, स्पीड डबल करके देखना है। 8-9 मिनट का वीडियो होगा, ये डबल स्पीड करके देखोगे 4-5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आपको तब तक देखना है जब तक ये वाला स्कोर आप अचीव ना कर लो। मैं तो कहूँगा 20/20 जब तक ना हो जाए तब तक इसे देखते रहें। दूसरा काम आपको क्या करना है, इसे घर घर पहुँचा देना है। ये महासीरीज का उद्देश्य यही है बच्चे कि घर घर पहुँच जाइए महासीरीज, है ना। हाँ, इसमें मैं ऐसे ऐसे सवाल ला रहा हूँ और इतने सवाल लेकर के आऊँगा कि एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो एक भी सवाल आपसे मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि महासीरीज में ये वाला नहीं किया था। 1 या 2 ऐसा लग सकता है यार, तो 80 सवाल में से 1-2 आ जाए इधर उधर से तो बात अलग है। अदरवाइज सारे के सारे आपके जाने पहचाने रहेंगे और वो पहचान मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। तो आप लोग इसे शेयर करना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। जैसे ही आपका शेयर का स्पीड बढ़ेगा ना, यहाँ वीडियो का स्पीड बढ़ जाएगा, है ना जी। हाँ, अभी 1 महासीरीज का ये दे रहा हूँ डेली का, फ़ौरन 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, एक बार में कितना आया, दूसरी बार देखने पे कितना आया। धन्यवाद जी। बने रहें सार क्लास के साथ और वीडियो को शेयर करते रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा लें। थैंक यू।